हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए, आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में जो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं, अभी डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा रोक दिया है। डिफरेंशिएशन के वीडियोज आपको सारे मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट पर, लेकिन अभी कुछ 12-15 वीडियो ही हो पाए हैं, बाद में पूरे मिलेंगे आपको। तो आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है। चैप्टर का नाम है ITF इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन एक बहुत ज़रूरी चैप्टर है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पहले पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद डिफरेंशिएशन का जो बचा हुआ पोर्शन है वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक। तो देखिए, जो लोग वीडियो में पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब इसलिए कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमने बताया था कि आने वाले समय में जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जो एडवांस मैथ के ट्रिकी वीडियो हैं उनके भी, ट्रिकी मतलब जो एडवांस मैथ की ट्रिक्स हैं उनके भी वीडियो कंपटीशन लेवल के लिए ज़रूरी, वो भी आपको मिलेंगे। और शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। और कमेंट्स ज़रूर करिए। आप लोग कमेंट्स नहीं करते, कमेंट्स करके बताइए आपको पढ़ करके कैसा लग रहा है। देखिए, तो चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन आपको बता दें, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। 90% बच्चे इसको पढ़ तो लेते हैं, लेकिन इसके बारे में सच्चाई इसकी नहीं पता होती। सही बता रहे हैं आपको, इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़िएगा। ये कंपटीशन के लिए भी बहुत ज़रूरी चैप्टर है। 90% बच्चे इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको सच्चाई नहीं पता होती है कि ये इसके बारे में, मतलब जो चीज़ें जाननी चाहिए वो चीज़ें उनको पता नहीं होती, इसलिए इसको थोड़ा ढंग से देखिएगा। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन होता क्या है? जैसे कोई त्रिकोणमिति फलन है, अगर किसी त्रिकोणमिति फलन को हम उसके कोण के पदों में व्यक्त करें, किसी त्रिकोणमिति फलन को हम उसके कोण के पदों में व्यक्त करें तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन बनता है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन बनता है। अब देखिए, यहाँ पर लिख के दिखाने से बेटर है कि हम बोल रहे हैं, आप अपने साथ रजिस्टर और पेन लेकर के बैठिए और नोट भी कर सकते हैं। जब किसी फलन त्रिकोणमिति फलन को, जब किसी त्रिकोणमिति फलन को उसके कोण के पदों में व्यक्त करते हैं तो जो फलन प्राप्त होता है उसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। जब किसी त्रिकोणमिति फलन को, जब किसी त्रिकोणमिति फलन को उसके कोण के पदों में व्यक्त करते हैं, कोण के पदों में व्यक्त करते हैं तो जो फलन प्राप्त होता है उसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जब किसी त्रिकोणमिति फलन को, चलो बता देते हैं, जब किसी त्रिकोणमिति फलन को उसके कोण के पदों में व्यक्त करते हैं, उसके कोण के पदों में व्यक्त करते हैं। जब किसी त्रिकोणमिति फलन को उसके कोण के पदों में व्यक्त करते हैं तो जो फलन प्राप्त होता है उसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। जो फलन प्राप्त होता है उसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। जैसे समझिएगा थोड़ा सा, जैसे देखिए, साइन थीटा बराबर x, ये त्रिकोणमिति फलन है। साइन थीटा बराबर x, साइन थीटा बराबर x, तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताओ? थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x। देखो, साइन थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर कोण के पदों में अगर व्यक्त किया जाए, कोण के पदों में। और आपको भी ये बताएंगे कि ये जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है कब संभव है। हर समय संभव नहीं है, हर वैल्यू पर संभव नहीं है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। यही 90% बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होती है।
जैसे साइन थीटा बराबर एक्स, ये एक त्रिकोणमिति फलन है। साइन थीटा बराबर एक्स त्रिकोणमिति फलन है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। इसका कोण क्या है, देखो साइन थीटा बराबर एक्स है तो इसका कोण क्या है, थीटा। इसके कोण के पदों में व्यक्त किया जाए, कोण के पदों में, तो थीटा के पदों में देखो क्या लिखा है, जब किसी त्रिकोणमिति फलन को उसके कोण के पदों में व्यक्त करते हैं, कोण के पदों में व्यक्त करते हैं, तो जो फलन प्राप्त होता है उसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर एक्स है तो इसका कोण क्या है, थीटा। थीटा के पदों में क्या प्राप्त होगा, साइन इनवर्स एक्स। तो कोण के पदों में, कोण यहाँ पर थीटा है, थीटा के पदों में इसको क्या लिखा गया, साइन इनवर्स एक्स। तो ये जो साइन इनवर्स एक्स है ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है, सपोज कर लो ऐसे लिखा है, tan अल्फ़ा बराबर मान लो y लिखा है, tan अल्फ़ा बराबर y। तो ये तो त्रिकोणमिति फलन है, tan अल्फ़ा बराबर y त्रिकोणमिति फलन है। अब ये त्रिकोणमिति फलन है, इसको क्या किया जाए, कोण के पदों में। तो कोण यहाँ पर कौन है, अल्फ़ा है, कोण यहाँ पर कौन है, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा के पदों में इसको क्या लिखोगे, अल्फ़ा के पदों में इसको लिखेंगे tan इनवर्स y। अल्फ़ा के पदों में तो ये भी बन जाएगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो आप समझ गए, तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जैसे साइन इनवर्स, कास इनवर्स, tan इनवर्स, सेक इनवर्स, कासेक इनवर्स, ये हो गए प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। अब देखिए, अब एक चीज़ होती है मुख्य मान, इसको गौर से देखिएगा। मुख्य मान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। ये क्या होता है, जैसे किसी भी त्रिकोणमिति फलन के संख्यात्मक रूप से जो सबसे छोटा कोण होता है, संख्यात्मक रूप का मतलब हो गया प्लस माइनस ना देखा जाए, संख्यात्मक रूप से देखो किसी त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में संख्यात्मक रूप से, शॉर्टकट में लिखे, त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में संख्यात्मक रूप से, संख्यात्मक रूप से सबसे छोटा कोण, संख्यात्मक रूप का मतलब होता है, मेरी बात को गौर से समझिएगा, संख्यात्मक रूप का मतलब हो गया जैसे प्लस माइनस ना लिया, चिन्ह ना लिया जाए, माइनस हो तो माइनस ना लिया जाए, प्लस तो रहता है। फिर संख्यात्मक रूप से सबसे छोटा कोण जो होता है वो मुख्य मान कहलाता है। हमने शॉर्टकट में लिख दिया। किसी भी त्रिकोणमिति फलन में जो संख्यात्मक रूप से सबसे छोटा मान होता है, संख्यात्मक रूप से जो सबसे छोटा कोण होता है, संख्यात्मक रूप से, संख्यात्मक रूप का मतलब होता है अगर माइनस लगा होगा तो माइनस नहीं लेंगे, उसकी केवल संख्या लेंगे। संख्यात्मक रूप का मतलब हो गया अगर माइनस लगा होगा तो माइनस नहीं लेंगे, उसकी केवल संख्या लेंगे। तो संख्यात्मक रूप से जो सबसे छोटा कोण होता है वो प्रिंसिपल वैल्यू। जैसे एक मिनट आपको एग्जाम्पल दें, देखो जैसे मान लो आपसे कह दिया जाए कास थीटा बराबर √3/2, संख्यात्मक रूप से सबसे छोटा कोण, तो कास थीटा बराबर √3/2। तो कास, अब आपको पता है कास 30 की वैल्यू है, तो कास 30 करोगे तो √3/2 आएगा, या फिर इसको आप कास -30 करोगे तब भी √3/2 आएगा। देखिए कास 30 करोगे, कास 30 करेंगे तब भी √3/2 होगा, और अगर कास -30 करेंगे तब भी √3/2 होगा। कास 30 करेंगे तब भी √3/2 होगा, कास -30। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही, 30 -30। लेकिन हमने क्या बताया, माइनस नहीं, संख्यात्मक रूप का मतलब होता है माइनस से कोई मतलब नहीं, उसकी संख्या देखनी होती है। तो अगर √3/2 है तो √3/2 कास में कितने का मान है, 30 का भी मान है, -30 का भी मान है। क्योंकि आप त्रिकोणमिति पढ़ चुके हो, त्रिकोणमिति में आपने एक चीज़ देखी होगी कि कास -थीटा जो होता है वो कास थीटा ही होता है। त्रिकोणमिति में आपने एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से सीखी होगी, इसीलिए कहते हैं जिन्होंने त्रिकोणमिति ना पढ़े तो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट पे जाइए, उसमें ट्रिग्नोमेट्री आपको मिल जाएगी पढ़ने के लिए। कास -थीटा जो होता है
वो भी cos थीटा होता है। तो अगर √3/2 लिखा है तो cos 30 का विमान होगा, cos -30 का विमान होगा। लेकिन अगर संख्यात्मक रूप का मतलब हो गया माइनस लगा हो तो माइनस नहीं लेना है। संख्यात्मक रूप का मतलब क्या हो गया कि माइनस लगा हो तो माइनस नहीं लेना है। तो यहाँ पर कोण की वैल्यू कितनी हो गई 30। देखिए कोण की वैल्यू कितनी हो गई 30। अब ये संख्यात्मक रूप से लेना 30, तो इसका मुख्य मान क्या लिखा जाएगा, मुख्य मान। अब इसको रेडियन में चेंज करके लिखते हैं, रेडियन में। तो 30 को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, 30 को रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से गुणा कर देंगे। संख्यात्मक रूप कहीं भी लिखा हो मतलब माइनस चिन्ह नहीं लेना है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा कहीं पर भी लिखा हो तो 3×6 = 18। तो मुख्य मान कितना हुआ π/6। चलो एक एग्जाम्पल और समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिख दिया जाए sin थीटा = 1/2। एक एग्जाम्पल और समझाते हैं, sin थीटा = 1/2। ठीक, तो sin जो 30 का मान होता है वो भी 1/2 है। अब sin 210 का मान भी 1/2 है। sin 30 का मान नहीं, sin 210 का नहीं है, गलत बता रहे हैं, sin 150 का है। sin 210 का मान तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में पहुंच जाएगा, वहाँ sin माइनस का होगा। देखिए जैसे sin थीटा बराबर मान लो 1/2 है, इससे और बढ़िया आपको समझ में आ जाएगा, बहुत गजब का। तो sin थीटा बराबर अगर 1/2 है तो sin 30 का मान भी 1/2 होगा, sin 150 का मान भी 1/2 होगा। तो अब आपसे कह दिया जाए मुख्य मान कौन है, यहाँ पर कोण का मुख्य मान कौन है, तो दोनों आपको नज़र आ रहे होंगे, 30 भी 150 भी। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि संख्यात्मक रूप से जो छोटा होगा वही मुख्य मान होगा, संख्यात्मक रूप से जो छोटा होगा वही मुख्य मान होगा। तो यहाँ पर संख्यात्मक रूप से देखिए छोटा कौन है, sin 30 भी 1/2 होता है, sin 150 भी 1/2 होता है, sin 150 भी 1/2 होता है। तो यहाँ पर संख्यात्मक रूप से छोटा कौन है, 30 की 150, 30। तो मुख्य मान कितना हुआ, देखिए मुख्य मान अगर देखा जाए तो 30 डिग्री रेडियन में बदल दो, π/180 का गुणा, तो कितना हो जाएगा π/6। तो आपने एक चीज़ क्या सीखी कि जो संख्यात्मक रूप से छोटा कोण होगा वही मुख्य मान होगा, जो संख्यात्मक रूप से छोटा कोण होगा वही मुख्य मान होगा। जैसे हमने आपको समझा दिया कि अगर 1/2 तो 30 का विमान है, 150 का विमान है, लेकिन 30 और 150 में छोटा कौन है, 30, तो यही मुख्य मान हो गया। तो पहले इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए इसका। देखिए तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब समझिए थोड़ा सा धीरे धीरे चैप्टर की ओर चल रहे, देखिए बेसिक से लेकर के। अब देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के पहले थोड़ा सा, जैसे कोई त्रिकोणमिति फलन है तो उसका डोमेन और रेंज ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए बच्चे इन सब चीज़ों से बहुत डरते हैं। मैं आपको बता दूं यूपी बोर्ड का बच्चा खासकर, जो अच्छा बच्चा होता है, जो भविष्य में कुछ करने की हसरत रखता है, कुछ पाने की हसरत रखता है, वो तो डीपली पढ़ता है ना। यूपी बोर्ड के बच्चे की मानसिकता थोड़ी सी मतलब वो ये सोचते हैं कि चलो ठीक है ज़्यादा डीपली ना पढ़ें, ऐसा पढ़ लें कि पास हो जाएं। ये मत सोचिए, थोड़ा सा डीपली पढ़िए। मैथमेटिक्स एक वास्तव में आपको बता दें एक आसान सब्जेक्ट है, बस थोड़ा सा मेहनत से पढ़ने की ज़रूरत है। बस मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइए, आप 100% मार्क्स लाएंगे। तो देखिए हो सकता है फर्स्ट ईयर क्लास में आपने त्रिकोणमिति फलनों के लिए डोमेन और रेंज पढ़ा हो, ना पढ़ा हो, तो हम थोड़ा सा आपको एक चार्ट बना के दिखाते हैं। पहले त्रिकोणमिति फलनों का डोमेन रेंज बताएंगे, फिर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का डोमेन रेंज बताएंगे, और फिर आपको ये बताएंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कब कब संभव है, कितने डोमेन कितनी रेंज पर संभव है, हर समय संभव नहीं होता। तो देखिएगा थोड़ा सा गौर से देखने की ज़रूरत है यहाँ पर। जैसे त्रिकोणमिति फलन का भी बता रहे हैं, ठीक, यहाँ पर इसका डोमेन, डोमेन को प्रांत बोलते हैं, डोमेन प्रांत, और यहाँ पर उसका रेंज, रेंज को परास या परिसर बोलते हैं। जैसे हमारे पास त्रिकोणमिति फलन है, मान लीजिए sin x,
ये बहुत ही ज़बरदस्त, ये कंपटीशन लेवल तक के लिए काम आएगी बहुत ही। और हम आपको बता दें, हमने क्या होता है कि बच्चा 90% इसको इग्नोर कर देता है, और इग्नोर नहीं करना है। कोई भी चीज़ पढ़िए तो उसको इतना ढंग से पढ़िए कि आपको समझ, इग्नोर नहीं करना। जैसे त्रिकोणमिति फलन है साइन एक्स, तो डोमेन का मतलब देखिए, डोमेन का मतलब आपको परिभाषा में चाहे बोले दे रहे, चाहे फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए होगे। जिसने नहीं पढ़ा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट पे जाइए, फर्स्ट ईयर क्लास का संबंध फलन पढ़िए, संबंध फलन, उसमें आपको पता चल जाएगा। डोमेन का मतलब हुआ x की वो वैल्यू, x के वो मान जिसके लिए फलन का मान परिभाषित आता है। लिख लेना आप चाहे, x के वो वास्तविक मान, अब सही परिभाषा बोल रहे, लिखिएगा चाहे, x के वो वास्तविक मान जिसके लिए फलन का मान परिभाषित रहता है वो डोमेन होते हैं, डोमेन कहलाते हैं। x के किसी भी फलन में, जैसे यहाँ पर साइन x है तो हमने क्या बताया, x के वो वास्तविक मान जिसके लिए फलन का मान परिभाषित प्राप्त होता है, अपरिभाषित ना प्राप्त हो, परिभाषित प्राप्त हो। क्या बताया, x के वो वास्तविक मान जिसके लिए फलन का मान परिभाषित प्राप्त होता है वो सारे के सारे मान डोमेन या प्रांत कहलाते हैं। x के वे वास्तविक मान जिसके लिए फलन का मान परिभाषित प्राप्त होता है वो सारे के सारे मान क्या कहलाते हैं, डोमेन या रेंज। तो यहाँ पर देखिए, x की जगह कोई भी वैल्यू रख सकते हो, x की जगह कोई भी रियल वैल्यू, r का मतलब क्या हुआ, कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हो यहाँ पर, क्योंकि हमने बताया x के वे वास्तविक मान जिसके लिए फलन का मान परिभाषित प्राप्त होता है, जिसके लिए फलन का मान परिभाषित प्राप्त होता है, x के वे वास्तविक मान जिसके लिए फलन का मान परिभाषित प्राप्त होता है वो सारे के सारे मान डोमेन कहलाते हैं या प्रांत कहलाते हैं। तो यहाँ पर x की जगह कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हो, क्योंकि x की जगह कोई भी रियल वैल्यू ले लो इसका मान परिभाषित ही आएगा। अब रेंज में क्या हुआ कि इसका मान कहाँ से कहाँ तक मिल सकता है, रेंज नहीं बोलते, कितनी रेंज है इसकी। तो आप देखना, आपने पढ़ा होगा प्रतिलोम, ये त्रिकोणमिति फलन, लेकिन आपने कभी जीवन में गौर नहीं किया होगा, और यही छोटी छोटी चीज़ें कंपटीशन में पूछी जाती जो आप नहीं गौर करते। आपने देखा होगा कि साइन का जो मान है वो -1 से +1 तक ही होता है, -1 से +1 तक। कभी भी आप देख लेना साइन वाले फलन में x की जगह यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले सकते हो, x की जगह कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हो, कोई भी वास्तविक वैल्यू ले सकते हो, लेकिन जो साइन का आंसर आएगा वो -1 से कभी छोटा नहीं होता, +1 से कभी बड़ा नहीं होता। हाँ, कितना होगा, -1 होगा। अगर बहुत छोटा होगा तो -1 होगा, जब सबसे छोटा होगा कह सकते हैं तो -1 आएगा, सबसे बड़ा आएगा तो 1 आएगा, या उन्हीं के बीच में आएगा, या उन्हीं के बीच में, इनसे कभी बाहर आंसर ही नहीं आता। कभी जब तक धरती रहेगी, पृथ्वी रहेगी, आकाश रहेगा, तब तक साइन का जो मान होगा, लिख लो, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, केवल पढ़ तो लेते हैं। और हमने बताया, हमने केवल चैनल बनाया आपको छोटी से छोटी चीज़ें से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ सिखाने के लिए, बस इसीलिए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, तो आप यहाँ पर कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हो। यहाँ पर r का मतलब हो गया, x की जगह आप कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हो, कोई भी कोण लो, चाहे जितना बड़ा कोण ला के रख दो। कुछ लोगों के दिमाग में है कि हम बहुत बड़ा कोण अगर ला के रख दें, बहुत बड़ा एंगल यहाँ पर रख दें, तब भी क्या 1 से बड़ा नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जब ये धरती ख़त्म हो जाएगी दोबारा, कभी भले मैथमेटिक्स लिखी जाए तब चाहे संभव हो जाए, लेकिन अभी तो संभव नहीं है। तो साइन की सबसे छोटी वैल्यू -1 और सबसे बड़ी वैल्यू +1 या इन्हीं के बीच में रहेगा, देखिए, जब बड़ा ब्रैकेट लगा होता है, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर क्लास में, कौन सा चैप्टर, रैखिक असमीकाएँ। हमारे YouTube चैनल में प्लेलिस्ट में पढ़ें रैखिक असमीकाएँ, वहाँ पर आपको बताया जाता है कि जब बड़ा ब्रैकेट लगा होता है तो बड़ा ब्रैकेट ये दर्शाता है, जैसे 1 की तरफ क्या है, बड़ा ब्रैकेट मतलब 1 के बराबर भी हो सकता है, -1 की तरफ भी क्या है, बड़ा ब्रैकेट, तो -1 के बराबर भी हो सकता है। और जब छोटा ब्रैकेट लगा होता है तो उसके बराबर नहीं होता कभी भी। ये लिख लिया करो, अगर मान लो फर्स्ट ईयर में डीपली ना पढ़ा हो तो। इसीलिए हम आपको बोलते हैं मन से पढ़िए। जब बड़ा ब्रैकेट लगा होता है तो बराबर भी हो सकता है, जब छोटा ब्रैकेट लगा होता है तो कभी भाई साहब बराबर नहीं हो सकता, उसी के बीच में रहेगा। तो बड़ा ब्रैकेट लगा है मतलब 1 के बराबर भी, 1 की तरफ बड़ा ब्रैकेट है मतलब 1 के बराबर भी हो सकता है, -1 की तरफ बड़ा ब्रैकेट है
मतलब -1 के बराबर भी हो सकता है। तो r का मतलब x की जगह कोई भी रियल वैल्यू, कोई भी वास्तविक वैल्यू रख सकते हो, और जो वैल्यू आएगी, रेंज का मतलब कहाँ से कहाँ तक आंसर मिल सकता है। अगर बहुत सबसे छोटा मिलेगा साइन में तो -1 मिलेगा, सबसे बड़ा मिलेगा तो +1, इसके बाहर का भाई साहब संभव ही नहीं है। अब देखिए जैसे काश है, ये जानना जरूरी है। काश में भी x की जगह कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हो, x की जगह, क्योंकि हमने डोमेन की परिभाषा आपको बताई प्रांत की कि x के वे वास्तविक मान जिसके लिए फलन का मान परिभाषित प्राप्त हो, बस x के वो वास्तविक मान जिसके लिए फलन का मान परिभाषित प्राप्त हो डोमेन। तो यहाँ पर आप कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हो x की जगह, और इसका भी आंसर कभी भी -1 और +1 के बाहर नहीं, -1 के बराबर होगा या +1 के बराबर होगा या उनके बीच में होगा, या उनके बीच में होगा। अरे यार ये चीज़ -1 और +1, काश में भी यही होता है। चाहे जितना बड़ा कोण ले आओ, पृथ्वी से नहीं स्वर्ग से ले आओ, किसी दूसरे गोले से ले आओ, किसी दूसरे ग्रह से ले आओ, चाहे जितनी बड़ी वैल्यू ले आओ काश के लिए, यहाँ पर कोई भी रियल वैल्यू ले आओ, लेकिन सबसे बड़ा आंसर 1 आएगा और सबसे छोटा -1, या तो इन्हीं के बीच में, इनके बाहर का कोई आंसर ही नहीं आएगा। ये सब चीज़ें गौर किया करिए। और हमने क्या बताया, बड़ा ब्रैकेट अगर लगा है तो समझ जाओ बराबर भी हो सकता है, जिसमें जैसे यहाँ पर 1 की तरफ बड़ा ब्रैकेट है मतलब 1 के बराबर हो सकता है, -1 की तरफ बड़ा ब्रैकेट है मतलब -1 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन अगर छोटा ब्रैकेट हो तो बराबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि काश का जो सबसे छोटा मान होगा -1 होगा, सबसे बड़ा +1 होगा, या तो इन्हीं के बीच में होगा। अब देखिए tan x, अब इसको थोड़ा सा देखिएगा, tan को, यही सब चीज़ें जो बच्चों को नहीं पता। tan x का जो डोमेन होता है वो होता है r-2n+1 π/2, ये होता है। अब इसका एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। देखिए हमने क्या बताया, मेरी बात को समझिएगा, हमने जो बताया उसको समझना भाई साहब। हमने बताया कि x के वो वास्तविक मान जिसके लिए फलन का मान परिभाषित प्राप्त होता है, x के वो वास्तविक मान, x के वो वास्तविक मान जिसके लिए फलन का मान परिभाषित प्राप्त होता है डोमेन कहलाते हैं। ये कैसे बना, देखिए यहाँ पर जैसे आप tan में 90 ले लो तो अनंत आएगा, अगर 90 को मतलब π/2, अगर 3π/2 ले लो तब भी अनंत आएगा, अगर आप 5π/2 ले लो तब भी अनंत आएगा, अगर आप 7π/2 ले लो तब भी अनंत आएगा। और ये सब कैसा है आप देख रहे होगे, ये सब कैसा है, अपरिभाषित है। ये सब कैसा है बताओ, अपरिभाषित। और हमने क्या बताया कि x के वो वास्तविक मान जिसके लिए फलन परिभाषित होता है वो डोमेन होते हैं। x के वो वास्तविक मान जिसके लिए फलन परिभाषित होता है, x के वे वास्तविक मान जिसके लिए फलन परिभाषित होता है वो डोमेन होते हैं। तो देखिए π/2 लेने पर कैसा आ रहा है, अपरिभाषित, तो π/2 डोमेन नहीं होगा। 3π/2 मतलब 270, इस पर भी कैसा आ रहा है, अपरिभाषित। 5π/2 मतलब 450 डिग्री, इस पर भी कैसा आ रहा है, अपरिभाषित। 7π/2 मतलब 630 डिग्री, इस पर भी कैसा आ रहा है, अपरिभाषित। तो जिन मानों पर अपरिभाषित आता है, जिन मानों पर x के जिन मानों पर फलन का मान अपरिभाषित आता है वो कभी डोमेन नहीं होते हैं, वो कभी डोमेन नहीं होते हैं, इसलिए ये चीज़ हटाई गई। r का मतलब कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हो लेकिन ये कोण नहीं ले सकते। और इन्हीं को देखो आपको बता दें, जो π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इन्हीं को, इन सबको लिखा गया है 2n+1 π/2, 2n+1 π/2। क्यों, देखिए n का मतलब यहाँ पर हुआ 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे। देखिए गौर से देखिएगा ज़रा कैसे, n की जगह अगर 0 ले लें तो ये बन जाएगा π/2, अगर n की जगह 1 ले लें, 1 तो 2 1 कम 2, 2 1 3, तो 3π/2 ये बन जाएगा। अगर n की जगह 2 ले लें, ये समझना बहुत ज़रूरी कैसे लिखा जाता है। अगर n की जगह 2 ले लें तो 2 दूनी 4 और 4 और 1 5, 5π/2 ये बनेगा। अगर n की जगह 3 ले लें तो 3 दूनी 6, 6 1 7, 7π ये बनेगा। तो ये ऐसे लिखा जाता है, समझ गए। देखो कैसे, यही सब कोण, ये जो कोण है इन पर फलन का मान कैसा आ रहा है, अपरिभाषित। और हमने
क्या बताया, x के वो मान, x के वे वास्तविक मान जिस पर फलन परिभाषित होगा वो डोमेन होंगे, और x के जिन मानों पर फलन परिभाषित नहीं होगा, मतलब अपरिभाषित होगा, वो डोमेन नहीं होंगे। तो π/2 पर अपरिभाषित होगा, 3π/2 पर अपरिभाषित होगा, 5π/2 पर अपरिभाषित होगा, 7π/2 पर अपरिभाषित होगा, 9π/2 पर अपरिभाषित होगा और 11π/2 पर अपरिभाषित होगा। तो ये डोमेन नहीं होंगे, ये डोमेन नहीं होंगे। तो इन्हीं सब को, ये π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इसी को मैथमेटिक्स में ऐसे लिखा जाता है 2n+1 π/2। ऐसे क्यों लिखा जाता है, आपको ये भी दिखाया कि n का मान 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3। अगर यहाँ 0 ले रहे तो ये बन रहा है, n का मान 1 ले रहे तो ये बन रहा है, n का मान 2 ले रहे तो ये बनेगा, 3 लेने पर ये बनेगा, ऐसे आगे बनता चला जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कोई भी रियल नंबर का मतलब कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं, डोमेन में कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं, लेकिन माइनस, मतलब माइनस का मतलब हटा करके, इसको छोड़ करके। इसको छोड़ने का मतलब किसको छोड़ रहे हो, इसको छोड़ने का मतलब हो गया π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इन सबको छोड़ करके, इन सबको छोड़ करके। तो मतलब कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं, कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं, लेकिन ये कोण नहीं ले सकते। कौन सा कोण नहीं ले सकते, कौन सी वैल्यू नहीं ले सकते हैं, 2n+1 π/2 नहीं ले सकते हो। 2n+1 π/2 ना लेने का मतलब हो गया कि π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 ये नहीं ले सकते। ये क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये लेने पर फलन का मान परिभाषित नहीं, कैसा हो रहा है, अपरिभाषित हो रहा है, और जिन मानों पर अपरिभाषित होता है वो कभी डोमेन नहीं होंगे। अब देखिएगा, और यहाँ पर जो इसका रेंज, रेंज का मतलब कोई भी आंसर आ सकता है, कोई भी रियल वैल्यू, क्योंकि आपने देखा होगा इसका जो रियल वैल्यू होती है प्लस इनफाइनाइट माइनस, यही रियल नंबर लाइन, जो नंबर लाइन संख्या रेखा होती है, सब वास्तविक संख्याएं ही तो होती हैं, संख्या रेखा में सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के, उससे आपको पता है प्लस इनफाइनाइट के कभी बराबर नहीं होता, हम लोग लिख भले देते हैं, माइनस इनफाइनाइट के कभी बराबर नहीं होता। जैसे tan 90 का मान हम लोग इनफाइनाइट लिख देते हैं तो बराबर नहीं होता, वहाँ तक पहुँच जाता है यहाँ। अब देखिए, तो ये पूरी रियल वैल्यू, तो इसका आंसर कोई भी रियल वैल्यू आ सकता है, कोई भी रियल वैल्यू, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई भी रियल वैल्यू, मतलब कोई भी वास्तविक वैल्यू आ सकती है, कोई भी वास्तविक वैल्यू आ सकती है। अब देखिए, तो ये तो tan की बात हो गई, और यही सेम सिचुएशन, यही सेम सिचुएशन सेक में भी होता है। चलो बता रहे, देखिए सीरियल से देखिएगा, ये तो tan का हो गया, ये जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप बहुत ढंग से पढ़ना चाहते हैं। अब देखिए, अगर यही वैल्यू cot x में ली जाए तो cot x में लिखा जाता है r-n π, r-n π। क्यों, सुनिए, क्योंकि जो cot 0 है, cot 0 की वैल्यू ये होती है, cot π की वैल्यू अनंत होती है, cot 2π की वैल्यू, cot 2π की वैल्यू अनंत, cot 3π की वैल्यू अनंत, ऐसे चलता जाएगा। और अनंत मतलब अपरिभाषित, अपरिभाषित। और हमने आपको क्या बताया कि x के वो वास्तविक मान, x के वे वास्तविक मान जिन पर फलन परिभाषित होता है, x के वे वास्तविक मान जिन पर फलन परिभाषित होता है वो डोमेन या प्रांत होते हैं, और x के वो मान जिस पर फलन परिभाषित नहीं होता वो कभी डोमेन नहीं होते। अब देखो, पाई 0 लेंगे तो अनंत आएगा, पाई लेंगे तो अनंत आएगा, 2π अनंत, 3π अनंत। तो इसका मतलब ये जो 0π 2π 3π ले रहे हैं, 0π 2π देखिएगा, 0π 2π 3π, ये जो मान हम लोग ले रहे हैं ना, इन मानों पर फलन कैसा आ रहा है, अपरिभाषित आ रहा है। इन मानों पर फलन अपरिभाषित आ रहा है तो ये मान डोमेन नहीं होंगे, ये मान डोमेन नहीं होंगे। लेकिन हम लोग इनको कैसे लिख देते हैं, इनको nπ लिख देते हैं। nπ क्यों लिख देते हैं, n बराबर हुआ 0 1 2 3 4, ऐसे देखो n बराबर 0, जैसे n की जगह 0 रखेंगे तो ये आएगा, 1 रखेंगे तो पाई आएगा, 2 रखेंगे तो 2π आएगा, 3 रखेंगे तो 3π आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं लेकिन nπ नहीं ले सकते हैं डोमेन में। क्यों, क्योंकि nπ लेने पर फलन कैसा हो जाता है, अपरिभाषित। और जिन मानों पर अपरिभाषित हो जाता है वो कभी डोमेन नहीं होते हैं। तो कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं लेकिन nπ नहीं ले सकते। nπ का मतलब समझते होगे, 0 1 2 3 4 ये नहीं ले सकते, मतलब ये 0π 2π ये नहीं ले सकते हैं। तो कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं लेकिन nπ माइनस का मतलब इनको छोड़ करके, और इसका जो आंसर आएगा वो भी रियल आता है, कोई भी रियल वैल्यू आ सकती है।
कोई भी रियल वैल्यू आ सकती है। ये सब चीज़ें कंपटीशन पूछी जाती हैं और बहुत ज़रूरी है जानना, नहीं तो हम सीधे चैप्टर पर ले चलते। लेकिन देखिए कुछ चीज़ें ऐसा है कि डायरेक्ट कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो मायने रखती हैं वो भी सीखना है। अब देखिए इसके बाद इनवर्स वालों का डोमेन और रेंज बताएंगे। अब जैसे हमने लिया मान लो यहाँ पर सेक एक्स, तो सेक में भी यही सिचुएशन होती है। अब एक बार आपको समझा दिया, कौन सी 2n+1 π/2। क्यों 2n+1 π/2 का मतलब हुआ वही कि जैसे सेक π/2 लें, अनंत आएगा, सेक 90 का मान अनंत। सेक 3 π/2 लेंगे तब भी अनंत आएगा, सेक 5 π/2 लेंगे अनंत। यही सेम सिचुएशन बनेगी जो 10 में समझाया था, देखिएगा। अब देखिए कासेक में थोड़ा सा देखिएगा, कासेक में r - n पाई रहेगा। यही चीज़, मतलब यहाँ पर कोण 0 पाई 2 पाई 3 पाई ये नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग कासेक जैसे अभी इसमें समझाया, कासेक 0 लेंगे तो अनंत आएगा। क्यों? आप देखो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। और कासेक 0 को आप क्या लिखोगे, ऐसे देखो कासेक 0 को आप लिखोगे 1/sin 0। कासेक 0 को क्या लिखोगे 1/sin 0। तो 1/sin 0 की वैल्यू 0 कितना बन जाएगा, इनफाइनाइट। कासेक पाई लेंगे तो भी अनंत आएगा, कासेक 2 पाई लेंगे तब भी अनंत आएगा। 0 पाई 2 पाई इनको कैसे लिखा जाता है, n पाई, अभी तो बताया। तो जिन मानों पर x के जिन वास्तविक मानों पर फलन परिभाषित हो वो तो डोमेन होंगे, लेकिन जिन वास्तविक मानों पर फलन परिभाषित ना है, आंसर परिभाषित ना है, वो डोमेन नहीं होंगे। तो आप देख रहे हो 0 पाई 2 पाई 3 पाई इन पर परिभाषित नहीं, अपरिभाषित आ रहा है तो डोमेन नहीं होंगे। तो इसका मतलब हुआ कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन n पाई छोड़ करके, n पाई मतलब ये कोण छोड़ दिए जाएंगे। अब इनका जो आंसर आएगा देखिएगा, इनका जो रेंज आएगा इनको समझना बहुत ही ज़रूरी। इनकी जो रेंज आएगी कोई भी रियल वैल्यू आ सकती है, लेकिन इनका आंसर कभी भी -1 + 1 के बीच नहीं आ सकता। ऐसे इसमें भी कोई भी रियल वैल्यू आ सकती है, लेकिन -1 + 1 के बीच में नहीं आ सकता। अब ये देखिए एक सीक्रेट चीज़ है, आपने त्रिकोणमिति पढ़ी होगी लेकिन कभी गौर नहीं किया होगा कि सेक और कासेक का आंसर कभी भी -1 + 1, -1 + 1 तो आ सकता है, उनके बीच का नहीं आ सकता। -1 + 1 के बीच का कभी नहीं आ सकता। या यही चीज़ ऐसे लिखी जाती है, देखो यही चीज़ ऐसे लिखी होगी, माइनस अनंत से ऐसे, या की जगह यूनियन भी लिखा होगा, यही इसमें भी लिखा होगा। इसको भी समझा देते हैं, देखो या की जगह यूनियन, ये यूनियन जो समुच्चय आप पढ़ करके आए फर्स्ट ईयर में, समुच्चय, उसमें ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी। तो इसका मतलब ये हुआ, मेरी बात समझना, कि जो इनकी परास रेंज है, मतलब इनका आंसर माइनस अनंत से -1 तक आएगा। माइनस अनंत के बराबर तो कभी होते नहीं, हमने बताया अनंत माइनस अनंत के बराबर हम लोग ले लेते हैं, कभी नहीं होता है। माइनस अनंत से -1 तक हो सकता है, या फिर 1 से अनंत तक हो सकता है। मतलब -1 और +1 के बीच का आंसर कभी नहीं हो सकता। कभी गौर किया है आपने? कभी नहीं हो सकता, कभी जीवन में नहीं हो सकता। आप लोगों ने कभी नहीं गौर किया। यही छोटी छोटी चीज़ें क्यों नहीं हो सकता, उसका रीज़न समझिए। चलो सपोज कर लो, जैसे सपोज कर लो कि सेक एक्स का आंसर इनके बीच का एक ले लो, इनके बीच का -1 + 1 के बीच का मान लो आपने 1/2 ले लिया। देखिएगा मेरी बात, मान लो आपने, क्यों नहीं हो सकता ये भी समझ लीजिए। इनके बीच का आंसर क्यों नहीं हो सकता? -1 तो हो सकता है, +1 तो हो सकता है, लेकिन -1 और +1 के बीच का नहीं हो सकता। क्यों? जैसे सपोज कर लो आपने सेक एक्स का मान 1/2 ले लिया। जो 1/2 है वो -1 और +1 के बीच में है। जो 1/2 है वो -1 + 1 के बीच में। तो जो सेक एक्स का मान अगर आप 1/2 ले रहे हो तो आप खुद समझ सकते हो कि कास एक्स का मान कितना हो जाएगा, 2। क्यों? क्योंकि कास जो होगा, कास को आप क्या लिख सकते हो, देखो कास को आप लिख सकते हो 1/sec x। तो कास x बराबर हो जाएगा 1/sec x की वैल्यू 1/2, 2 ऊपर चला गया, तो कास x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। कास x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। और आपने अभी क्या सीखा था कि कास x में 1 से बड़ा कभी आंसर ही नहीं होता है। कास x में 1 से बड़ा कितना भी कोण यहाँ पर ला के रख दो, लेकिन 1 से बड़ा कभी आंसर नहीं होगा। कास x का आंसर कभी 1 से बड़ा नहीं होगा।
जब सबसे बड़ा होगा तो 1 होगा, सबसे छोटा होगा तो -1 होगा, या तो इनके बीच में होगा, उसके बाहर का नहीं होगा। तो sec x का अगर मान लो मान आप -1 और +1 के बीच में ले लिया कोई भी, अगर sec x का मान आपने -1 और +1 के बीच में कोई ले लिया तो जो cos x का मान आएगा वो इनके बीच का नहीं होगा, इसलिए संभव नहीं होता है, इसलिए संभव नहीं होता। हमेशा ध्यान रखिएगा, यही चीज़ें तो लोगों को पता नहीं होती कि cos x और sec x का जो आंसर है कोई भी रियल वैल्यू आ सकती है, लेकिन -1 और +1 के बीच में कभी नहीं आ सकता है, -1 और +1 के बीच में नहीं आ सकता। ये बहुत अच्छी चीज़, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब इन्वर्स वाले फलनों का डोमेन और रेंज बताते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। देखिए, तो इन्वर्स वाले फलनों का आपको बता देते हैं डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज जानना बहुत ज़रूरी इन्वर्स वाले फलनों का। देखिए, अब देखिए आपको एक चीज़ बता दें कि ये जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन यहाँ पर हो जाएगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछ ले, क्योंकि पता किसी को नहीं होता, हमने होता चैप्टर पढ़ लेते हैं। प्रतिलोम फलन तभी संभव है जब फलन एकाएकी और आच्छादक हो। जो फलन एकाएकी और आच्छादक होगा उसी का प्रतिलोम संभव होगा, अन्यथा प्रतिलोम संभव नहीं होगा। ये बिल्कुल कांस्टेंट पॉइंट, इसको कहीं भी लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो कि अगर फलन एकाएकी और आच्छादक है, यदि फलन एकाएकी और आच्छादक है, एकाएकी आच्छादक है, तो फलन का प्रतिलोम संभव होगा, तो फलन का प्रतिलोम संभव होगा। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। अगर फलन एकाएकी आच्छादक नहीं है तो उसका कभी प्रतिलोम संभव नहीं हो सकता। आपके तो ये एकाएकी आच्छादक, ये कौन सी बला है? तो ये आपने इंटर क्लास में ये जो चैप्टर फलन दिया गया है, संबंध और फलन, उसमें है आपको। तो संबंध और फलन तो आप हमारे YouTube चैनल पर प्ले लिस्ट में खोलिए, उसमें संबंध फलन पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर का भी 12th का भी। तो आप प्ले लिस्ट खोलेंगे तो उसमें लिखा होगा रिलेशन फंक्शन संबंध फलन क्लास 12th, रिलेशन फंक्शन क्लास 12th पढ़ा होगा, संबंध फलन क्लास 12th पढ़ा होगा, उसको पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि एकाएकी आच्छादक क्या होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा जीवन भर ये हम आपको बता दें 98% बच्चों को नहीं पता होता, वो इन्वर्स वाला चैप्टर पढ़ करके चले जाते हैं, तो उनको पूरी सीक्रेट नहीं पता होता कि अगर फलन एकाएकी आच्छादक है तो तब तो प्रतिलोम संभव होगा, और अगर फलन एकाएकी आच्छादक नहीं है तो उसका कभी जीवन में प्रतिलोम संभव नहीं हो सकता। तो जो साइन कास टैन पढ़ करके आए वो ये हर समय एकाएकी आच्छादक नहीं होते हैं, ये कुछ ही रेंज में, कुछ रेंज में एकाएकी आच्छादक होते हैं, कुछ रेंज में एकाएकी आच्छादक होते हैं, और जितनी रेंज में एकाएकी आच्छादक होंगे तभी इनका प्रतिलोम संभव होगा। हर समय प्रतिलोम संभव नहीं होगा, हर रेंज में प्रतिलोम संभव नहीं होगा, हर डोमेन पर प्रतिलोम संभव नहीं होगा। कुछ वैल्यू पर ही, कुछ विशेष वैल्यू पर ही एकाएकी आच्छादक होते हैं। जैसे आपसे एकाएकी आच्छादक का मतलब, जैसे अभी हमने क्या बताया था कि साइन 30 का मान भी 1/2 है और साइन 150 का मान भी 1/2, तो ये एकाएकी नहीं है, ये एकाएकी नहीं है, ये एकाएकी बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए 30 की वैल्यू एकाएकी में आप देखते थे, जिन्होंने पढ़ा होगा कि fx1 जो है अगर fx2 के बराबर है तो x1 भी x2 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हो कि साइन 30 का मान और साइन 150 का मान, साइन 30 का मान भी 1/2, साइन 150 का मान भी 1/2, लेकिन जो 30 है वो 150 के बराबर नहीं है, जो 30 है वो 150 के बराबर नहीं है।
तो ये एकाएकी आच्छादक हर समय नहीं होते, हर मतलब मान पर एकाएकी आच्छादक नहीं, कुछ विशेष मान पर ही एकाएकी आच्छादक होते हैं। तो ये गांठ बांध लो, जहाँ पर नोट्स बनाना वहाँ जरूर लिख लेना कि जो फलन एकाएकी आच्छादक होगा उसी का प्रतिलोम संभव होगा। ये सब हम आपको पढ़ा करके भी आए हैं संबंध फलन में। संबंध फलन इसलिए आप हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट से पढ़ भी सकते हैं। तो जितने भी त्रिकोणमिति फलन होते हैं, जितने भी त्रिकोणमिति फलन होते हैं, कुछ विशेष मान पर ही प्रतिलोम फलन देते हैं। हर समय प्रतिलोम फलन नहीं होते हैं, हर समय प्रतिलोम वैल्यू नहीं दे सकते हैं, क्योंकि किस विशेष मान पर, जितने विशेष मान पर ये एकाएकी आच्छादक होंगे उसी विशेष मान पर ये इन्वर्स होंगे, उनका इन्वर्स संभव होगा, इनका प्रतिलोम संभव होगा। जिस विशेष मान पर, क्या बताया, जिस विशेष मान पर ये एकाएकी आच्छादक होंगे उसी विशेष मान पर इनका इन्वर्स संभव होगा, प्रतिलोम संभव होगा। तो चलिए अब चर्चा करते हैं, देखिए जरा गौर से। और ढंग से देखने की ज़रूरत है, देखिएगा थोड़ा सा लीड सही कर लें इसकी। जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कासेक इनवर्स, ये थोड़ा एक जैसे लगेंगे, ये थोड़ा एक जैसे लगेंगे, इसलिए इनको तीनों को एक साथ लिखा, साइन इनवर्स, कास इनवर्स और टैन इनवर्स, ये थोड़ा एक जैसे लगेंगे। देखिएगा गौर से देखिएगा बहुत ढंग से। इनका जो डोमेन होगा वो -1 से 1 होगा। अच्छा, आप जब YouTube चैनल से इनवर्स पढ़ेंगे जा करके, हमारे चैनल से पढ़िएगा प्लेलिस्ट पे, तो आप देखना हमने उसमें बताया था कि जब इनवर्स निकालते हैं तो डोमेन बदल जाता है रेंज में और रेंज बदल जाता है डोमेन में। ये सब चीज़ें बताएं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्लेलिस्ट खोल करके पढ़िएगा ज़रूर। डोमेन किस में बदल जाता है, रेंज में, और रेंज किस में बदल जाती है, डोमेन में। डोमेन बदल जाता है रेंज में और रेंज बदल जाती है डोमेन में। डोमेन बदल जाता है रेंज में और रेंज बदल जाती है डोमेन में। लेकिन यहाँ पर बदलेगा तो, यहाँ पर बदलेगा तो, लेकिन रेंज हर, हमने क्या होता है, कुछ विशेष रेंज पर ही, कुछ विशेष रेंज पर ही एकाएकी आच्छादक होंगे, कुछ विशेष मान पर, कुछ विशेष x के विशेष मान, जितने मतलब कह सकते हैं कुछ विशेष डोमेन के लिए ही, कह सकते हैं कुछ विशेष डोमेन के लिए ही एकाएकी आच्छादक होंगे, और जिस विशेष डोमेन के लिए एकाएकी आच्छादक होंगे वही विशेष डोमेन किस में हो जाएगी, वही विशेष डोमेन रेंज हो जाएगी। क्योंकि इनवर्स निकालते समय क्या होता है, इनवर्स जैसे कोई फलन है, फलन का डोमेन है, फलन का परास है, रेंज है, तो जब उसका इनवर्स बनाओगे तो रेंज बन जाएगी डोमेन और डोमेन बन जाएगी रेंज, उल्टा हो जाता है। परास जो होगी वो डोमेन बन जाएगी, रेंज जो होगी डोमेन बन जाएगी, और जो डोमेन होगी रेंज बन जाएगी। लेकिन हमने क्या बताया, इनवर्स कब संभव होगा, इनवर्स तब संभव होगा जब एकाएकी आच्छादक हो। तो एकाएकी आच्छादक में क्या होता है, कुछ विशेष डोमेन पर ही, x के कुछ विशेष मान पर ही एकाएकी आच्छादक होगा, और जिस विशेष मान पर एकाएकी आच्छादक होगा वही विशेष मान क्या हो जाता है, परास बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी जो परास होती है ये होती है -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, यही इसकी भी परास होती है, -π/2 से π/2 ये। अब देखिए दोनों में अंतर है थोड़ा सा। साइन इनवर्स की जो रेंज है -π/2 से π, ये तो आपको याद ही रखना। अगर आपसे कोई कह दे कि इसके बाहर का, तो आप इसके बाहर का नहीं ले सकते कभी, क्योंकि इसके बाहर का, अगर आपसे कोई कह दे इसके बाहर का क्यों नहीं ले सकते, तो आप यही बताना इसके बाहर का लेंगे तो फलन का प्रतिलोम संभव नहीं होगा, क्योंकि फलन एकाएकी आच्छादक नहीं होगा। जैसे ये मान लिया गया, देखो क्या क्या लिया आपने, -π/2 से π/2, इसके बीच के कुछ मान आपको दिखा दें। जैसे मान लो -π/3 है, -π/6 है, π/3 है, π/6 है। जैसे साइन है, साइन अगर -π/2 लोगे तो -1 आएगा, साइन -π/3 लेंगे तो -√3/2 आएगा, अगर साइन -π/6 लेंगे तो -1/2 आएगा, अगर साइन π/6 यहाँ लिख दो, यहाँ π/3, अगर π/6 लेंगे तो 1/2 आएगा, और अगर साइन π/3 लेंगे तो √3/2 आएगा,
साइन पाई बाई 2 लेंगे तो 1 आएगा। अगर इनके बाहर का ले लें, इसके बाहर का ले लें, जैसे मान लो साइन 120 ले लें, ये 90 है, इसके 120, 120 का मतलब रेडियन में हो गया कितना 2 पाई बाई 3, तो साइन 120 का मान हो जाता है √3/2, ये हो जाता है, ये हो जाता है। अब देखिए ये मान मैच करने लगे, ये मान मैच करने लगे, और जब ये मैच करने लगे तो कभी एक एकी आच्छादक नहीं होगा, मैच करने लगे तो कभी एक एकी आच्छादक नहीं होगा। अगर मैच कर जाए, देखिए इनमें से कोई मैच नहीं कर रहा है, और अगर एक एकी आच्छादक नहीं होगा तो प्रतिलोम संभव ही नहीं होगा, एक एकी आच्छादक नहीं होगा तो प्रतिलोम संभव ही नहीं होगा, प्रतिलोम संभव ही नहीं होगा। तो इसीलिए इनकी जो रेंज है -π/2 से +π/2 तक होती है। अगर इनके बाहर का अगर कोई पूछ लें इतना ही क्यों है, तो आपका जवाब ये होगा कि अगर इनके बाहर की वैल्यू लेंगे तो फलन क्या होगा, एक एकी आच्छादक नहीं होगा, तो इनवर्स ही संभव नहीं होगा, प्रतिलोम ही संभव नहीं होगा। तो यही चीज़ देखिए tan में भी होती है, यही चीज़ tan में भी होती है, बस अंतर इतना है कि यहाँ पर देखिए बड़ा ब्रैकेट लगा, यहाँ छोटा ब्रैकेट, और हम आपको बता चुके हैं बड़े ब्रैकेट और छोटे ब्रैकेट के बारे में भी, और फर्स्ट ईयर क्लास में बताया था जब असंख्या पढ़ाई थी। बड़े ब्रैकेट का मतलब π/2 के बराबर भी हो सकता है, -π/2 के बराबर भी हो सकता है, और छोटे ब्रैकेट का मतलब हुआ कि π/2 के बराबर नहीं हो सकता, -π/2 के बराबर नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है, इसमें था इनके बराबर भी हो सकता है, इनके बीच में भी हो सकता है, और इसमें क्या है, इनके बराबर नहीं हो सकता, केवल इनके बीच की वैल्यू होगी, इनके बराबर नहीं हो सकता, केवल इनके बीच की वैल्यू होगी। अब यही चीज़ इसमें भी होगी, काशिक वाले में भी ये होगी जाके, लेकिन इसमें जीरो को छोड़ करके, जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि जीरो लेने पर अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अभी बताया नहीं था काशिक जीरो का मान अपरिभाषित हो जाता है, इनके बीच में केवल जीरो नहीं ले सकते। अब देखो इसमें बड़ा ब्रैकेट लगा है, तो मतलब π/2 ले सकते हैं, -π/2 ले सकते हैं, उसके बीच का मान हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। अगर कोई पूछ ले जीरो क्यों नहीं हो सकता, जीरो क्यों नहीं हो सकता, जीरो क्यों नहीं हो सकता, तो आप बता देना कि काशिक जीरो का मान अपरिभाषित हो जाता है। काशिक जीरो का मान कैसा हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। ये चीज़ बिल्कुल हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो डोमेन होता है वो R, कोई भी वास्तविक वैल्यू, इसका डोमेन जो भी बता के आए R तो हो सकता है, लेकिन -1 + 1 के बीच में नहीं हो सकता। वही जो अभी बता के आए त्रिकोणमिति फलन में, -1 + 1 के बीच में नहीं हो सकता, -1 + 1 के बीच में नहीं हो सकता। यही चीज़ ऐसे भी लिखी जाती है, ऐसे भी लिखी जाती है, माइनस अभी जब बता रहे थे इसे, या का मतलब यहाँ पर या का मतलब यूनियन भी लगा सकते हो ऐसे, या का मतलब ऐसे यूनियन भी लगा सकते हो ऐसे, या का मतलब यहाँ पर यूनियन भी लगा सकते हो। -1 + 1 के बीच में नहीं होता, अभी बता के आए थे ना अभी त्रिकोणमिति फलन में। तो ये देखिए तीनों का रेंज लगभग सेम समझ में आ रहा है, तीनों की रेंज लगभग थोड़ी थोड़ी चेंज करके सेम समझ में आ रही। अब देखिए cos इनवर्स x, cot इनवर्स x और sec इनवर्स x, इनकी भी देखिए रेंज। cos इनवर्स x की जो रेंज होती है वो 0 से π, 0 के बराबर होगी, या तो पाई के बराबर, या तो उनके बीच में। काट इनवर्स की जो रेंज होगी 0 से π। अगर आपसे कोई पूछ ले इन्हीं के बीच में ही क्यों होती है या यही क्यों होती है, तो हमने बताया कि आप बता देना कि इन पर कोई भी मान रिपीट नहीं करेगा, और रिपीट नहीं करेगा तो एकाएकी आच्छादक होगा, एकाएकी आच्छादक होगा तभी प्रतिलोम संभव होगा। क्योंकि हमने बताया जो फलन एकाएकी आच्छादक होंगे, जितने मान पर एकाएकी आच्छादक होंगे, जितने डोमेन के लिए एकाएकी आच्छादक होंगे उतने पर वो क्या बनेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन उनका संभव होगा, प्रतिलोम वैल्यू संभव होगी। देखो यहाँ पर 0 से π में बड़ा ब्रैकेट, यहाँ 0 से π में छोटा ब्रैकेट, तो 0 के बराबर पाई के बराबर या बीच में, लेकिन यहाँ 0 π के बराबर नहीं, उनके बीच में। सेक इनवर्स में क्या होता है, -π/2, मतलब 0 से π तक कोई भी वैल्यू, 0 भी ले सकते हैं, π भी ले सकते हैं, उनकी बीच की वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन π/2 नहीं ले सकते। π/2 पर अपरिभाषित हो जाता है। आपने देखा होगा सेक 90 का मान का इतना था अपरिभाषित, सेक 90 का मान अपरिभाषित, सेक 90 का मान अपरिभाषित। इसका जो डोमेन होता है अभी देख क्या, वही -1 से 1, -1 से 1। काट इनवर्स का जो होगा वो R होगा, कोई भी रियल वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू। और इसका तो यही अभी जो देख के आए हो
आर माइनस माइनस, मतलब कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, लेकिन -1 और +1 के बीच में नहीं। तो ये आपको थोड़ा याद ही रखना पड़ेगा अगर आप चाहते हो अच्छे नंबर लाना, तो ये सारणी ज़रूर तैयार रखना। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी फार्मूले बताएंगे और सवालों को स्टार्ट करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। तो बेसिक से लेकर चले, बेसिक थोड़ा टफ है, आपको हो सकता है टफ लग रहा हो, लेकिन ये पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आप सवाल तो आपको 100% समझ में आएंगे, तो कोई भी समझा देता है और हम भी आपको समझाएंगे 100% समझ में आएंगे, ये जानना ज़रूरी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार, धन्यवाद।